हेलो एंड वेलकम टू यू ट्यूशन। मेरा नाम है अभिजीत सिंह और आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी पैट का जो प्रीवियस ईयर पेपर है यानी पेपर 2021 का, इसको हम पढ़ने वाले हैं और ये शिफ्ट 1 का सीरीज़ ए है और ये पूरा पेपर आज हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके 15 और 16 तारीख को यूपी ट्रिपल एस सी पैट के एग्ज़ाम हैं और ये डेट आ ही गई है और एग्ज़ाम से पहले आप इस पेपर को एक बार ज़रूर गो थ्रू कर लें, ज़रूर देख लें ताकि आपको सारा आइडिया लग जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। हालांकि ये क्वेश्चन रिपीट तो नहीं होंगे, लेकिन हर क्वेश्चन का मैं डिस्क्रिप्शन दूंगा, उस डिस्क्रिप्शन में से ज़रूर क्वेश्चन बन सकते हैं, सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है यू ट्यूशन को तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन बढ़ने से पहले आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें। यहाँ पे आपको सभी लेक्चर्स की पीडीएफ और नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी और इस लेक्चर की भी पीडीएफ आपको इसी चैनल में, टेलीग्राम चैनल में मिलेगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, व्हाट इज़ द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच द फॉलोइंग रूलर्स रूल इन इंडिया। यानी ये जो रूलर्स हैं जिन्होंने भारत पे राज करा है, तो सही क्रम क्या है राज करने का। तो आपका है शेरशाह सूरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी और इल्तुतमिश। आपको पता है इल्तुतमिश कौन सा स्लेव डायनेस्टी का था, तो सबसे पहला तो ये हो गया। उसके बाद से खिलजी डायनेस्टी आती है, दूसरे नंबर पे ये हो गया। फिर सूरी डायनेस्टी आती है और फिर आखिरी में ये मुगल्स आते हैं। तो ये आपका सही क्रम हो गया। तो देखते हैं चौथा, फिर तीसरा, यानी बी वाला आपका सही आंसर हो गया और यही आपका सही आंसर है। देखिए इल्तुतमिश ने 1211 से लेकर के 1236 तक राज किया। अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 से 1316 तक राज करा। शेर शाह सूरी ने 1468 से 1545 तक और अकबर ने 1542 से 1605 तक राज किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्स वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ शिवाजी। यानी इनमें से कौन सा संत ऐसे हैं जो शिवाजी के समय में कंटेम्प्रेरी यानी समय काल में थे। तो आपके ऑप्शंस हैं तुकाराम, चैतन्य, नामदेव या शंकराचार्य। तो सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए तुकाराम। जो तुकाराम थे वो 17वीं सेंचुरी के हिंदू पोएट थे और ये जो संत हैं इन्होंने भक्ति मूवमेंट चालू करा था महाराष्ट्र के अंदर, तो ये इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा फेमस थे तुकाराम जी, और ये शिवाजी के कंटेम्प्रेरी थे। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। यानी गवर्नर जनरल, पहला गवर्नर जनरल बताना है। देखिए गवर्नर अलग होता है और जनरल अलग होता है, तो इस बात का ध्यान रखने हैं। तो आपके ऑप्शन हैं लॉर्ड क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स इसका सही आंसर है। देखिए जो लॉर्ड रिटन थे वो वॉइसरॉय थे इंडिया के, कब से कब तक, 1876 से 1880 तक। फिर वॉरेन हेस्टिंग जो थे उन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के रूप में काम करा था 1774 से 85 तक। तो यही आपका सही आंसर होंगे। फिर रॉबर्ट क्लाइव का जो कार्यकाल था वो 1757 से 60 और 65 से 67 था और रिपन का कार्यकाल था 1880 से 1884 तक। तो ये इनके कार्यकाल थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चरक संहिता जो किताब है, चरक संहिता, वो किस पर आधारित है। पॉलिटी पे, मेडिसिन पे, आर्किटेक्चर पे या मैथमेटिक्स पे। तो सही आंसर इसका क्या है, आपको पता होगा, चरक और जीवक। चरक और जीवक इंडिया के बहुत फेमस डॉक्टर्स कहे जाते हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स। तो जाहिर सी बात है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मेडिसिन। ये जो किताब थी ये अग्निवेश संहिता पर बेस्ड थी। अग्निवेश संहिता पे बेस्ड ये किताब लिखी गई थी, चरक संहिता, और इसे 100 BCE से लेकर 200 CE के बीच में लिखा गया था और रीरोट करा गया था, यानी दोबारा लिखा गया था चरक के द्वारा। और इट इज़ वन ऑफ द 3 पीसेस दैट मेक अप द, ये 3 किताबों में से एक है जो कि तीनों मिलके क्या कहलाती हैं, बृहत्त्रयी। और ये 3 किताबें कौन सी हैं, चरक संहिता, सुश्रुता संहिता और वाग्भटकृत। तो ये 3 किताबें हैं, ये मिलके क्या कहलाती हैं, भरतत्रयी। ऐसे ही आपको त्रिवेदा भी पता होगा। त्रिवेदा किसे कहते हैं, कौन से 3 वेदों को कहते हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में
बताएंगे। त्रैवेद नाम से बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, अक्सर पूछ लिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्टली मैच, यानी ये पेयर आपको 4 दे रखे हैं, इनमें से जो सही से मैच नहीं है वो आपको बताना है। तो 261 BC में कलिंग वॉर हुआ था क्या? 78 AD में शाक एरा आया था भारत में? 622 AD में मुस्लिम एरा आया था? या 1709 AD में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी? तो ये गलत है, बाकी सब तो सही है। तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा, यानी ये वाला गलत है, बाकी सब सही है, क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, यानी किन्हें भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है? ऑप्शंस है दादा भाई नौरोजी, WC बनर्जी, फिरोज शाह मेहता या सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी इसका सही आंसर है। जो WC बनर्जी थे वो को फाउंडर थे किसके? इंडियन नेशनल कांग्रेस के। और फिरोज शाह मेहता था जो थे वो फाउंडिंग मेंबर्स थे और प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1890 सेशन के, जो कलकत्ता में हुआ था। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी क्या थे? वो फाउंडिंग मेंबर्स में से थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। तो ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहते हैं? हम दादा भाई नौरोजी को कहते हैं। नेक्स्ट है 2 होम रूल लीग्स वर स्टार्टेड इन 1915 to 16 अंडर द लीडरशिप ऑफ, यानी ये 2 होम रूल लीग जो है वो किसके लीडरशिप में शुरू हुआ था? तो आपके ऑप्शंस ये हैं, आप सभी देखेंगे ध्यान से कि सभी ऑप्शंस में जो तिलक हैं वो तो कॉमन है, ठीक है। और कौन थे आपको पता होगा, एनी बेसेंट भी थी, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। आप भी साथ साथ में वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करते चलिए, आप भी चेक करिए कि आपको कितनी नॉलेज है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, मैच द फॉलोइंग है। इसमें आपको बताना है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी थी, रामकृष्ण मिशन किसने चालू करा था, आर्य समाज की स्थापना किसने करी थी, और सत्योधक समाज की स्थापना किसने करी थी। देखिए आर्य समाज की स्थापना तो दयानंद सरस्वती ने करी थी, सबसे कॉमन है। तो अगर आपको मान लीजिए नहीं आता है तो सी का 2 आपको पता है, तो देखिए सी का 2 ऑप्शन में एक ये है और एक ये है। फिर एक दोनों में ए का 3 कॉमन है, यानी ए का 3 ब्रह्म समाज की स्थापना, हाँ जी बिल्कुल, राजा राम मोहन रॉय ने करी थी। और रामकृष्ण मिशन की शुरुआत किसने करी थी, स्वामी विवेकानंद ने करी थी, ये भी बिल्कुल ठीक है। ठीक, अब आखिरी बचता है सत्योधक समाज। सत्योधक समाज की स्थापना किसने करी थी, ज्योतिराव फूले ने करी थी या के श्रीधर राव ने करी थी। तो इसका सही आंसर है ज्योतिराव फूले ने करी थी, डी की। तो डी का 5th वाला सही है, यानी सी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु गेव द स्लोगन डू और डाई, करो या मरो, ये किसने स्लोगन दिया था? लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं सुभाष चंद्र बोस से, जो कि गलत आंसर है। सुभाष चंद्र बोस ने नहीं, महात्मा गांधी ने दिया था ये नारा। और जो सरदार पटेल थे उनका नारा क्या था, आई नो ओनली वन कल्चर दैट इज एग्रीकल्चर, यानी मैं केवल एक संस्कृति को जानता हूँ जो कि खेती है। अगला है सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और जवाहरलाल नेहरू ने कहा था आराम हराम है। तो ये कुछ फेमस कोट्स हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन सुभाष चंद्र बोस रिजाइन फ्रॉम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस द सीट वॉज ऑफर्ड टू, यानी जब सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंटशिप से रिजाइन करा था तो सीट किसको दी गई थी? ऑप्शन हैं जवाहरलाल नेहरू, पट्टा भाई सीतारामैया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या JB कृपलानी। अक्सर गलती हो जाएगी जवाहरलाल नेहरू लगा करके। इसका सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और बोस ने कब रिजाइन करा था? 1939 में रिजाइन करा था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ज़रूर याद रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस नदी पर बना हुआ है? ये सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ये झेलम पे है, रावी पे है, चेनाब पे है या ब्यास पे है? तो सही आंसर आप ज़रूर लिखें कमेंट सेक्शन में या खुद से भी नोट कर लें। देखते हैं सही आंसर क्या है। सही आंसर है ऑप्शन सी, चेनाब रिवर पे बना हुआ है। ये कहाँ पर है? ये जम्मू कश्मीर में है और रियासी डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है। फिर मंगला डैम आपका झेलम नदी पर है और रंजीत सागर डैम आपका रावी नदी पर है और पोंग डैम आपका ब्यास रिवर पर है।
और चेनाब पे तो आपको पता लग ही गया कौन सा है, सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, वर्नल इक्विनॉक्स कब होता है? ये जो वर्नल इक्विनॉक्स है, ये जो घटना होती है कब, कौन सी तारीख को होती है? 21 मार्च को होती है, 28 जून, 23 सितंबर या 22 सितंबर को होती है? सही आंसर देख लेते हैं, इसका सही आंसर है 21 मार्च को होती है। देखिए ये डायग्राम बहुत अच्छा है, इसको आप ज़रूर देखें। 23 सितंबर को क्या होता है? ऑटोमल इक्विनॉक्स होता है 22 से 23 सितंबर को। 20 से 21 मार्च को वर्नल इक्विनॉक्स होता है। फिर 21 से 22 दिसंबर को विंटर सोलिस्टिस होता है। और जून में 20 से 22 जून को समर सोलिस्टिस होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में। आप इसको ज़रूर रट लें, ध्यान रखें, कैसे भी चाहें लेकिन आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, द खेतरी प्रोजेक्ट इज इन राजस्थान इज फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ। ये जो खेतरी प्रोजेक्ट है ये किसके प्रोडक्शन के लिए फेमस है? तो आपके ऑप्शंस हैं जिंक, स्टील, कॉपर या एल्यूमिनियम। सही आंसर देख लेते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कॉपर के प्रोडक्शन के लिए फेमस है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? बहुत ही आसान सा है ये क्वेश्चन। आपको नेशनल पार्क्स अगर पता होंगे तो आप आसानी से इसका आंसर दे देंगे। अगर आपने नेशनल पार्क्स नहीं याद करें तो इसकी ट्रिक की भी वीडियो चैनल में पड़ी हुई है, आप ज़रूर देखें। वहाँ से आपको ट्रिक्स की मदद से आसानी से आप नेशनल पार्क्स याद कर सकते हैं भारत के सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, असम। और ये वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए फेमस है और इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कौन से 1985 में शामिल करा गया था। और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की भी वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में या कॉर्नर में आई बटन में प्रोवाइड करवा दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रिवर्स ऑफ हिमालयन रिवर सिस्टम। इनमें से कौन सी नदी है जो कि हिमालयन रिवर सिस्टम का हिस्सा है? तो क्या कावेरी नदी है, गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है या गोदावरी नदी है? तो आपको पता होगा कावेरी और गोदावरी तो साउथ इंडियन रिवर्स हैं और गंगा बिल्कुल निकलती है और ब्रह्मपुत्र भी हिमालय से ही निकलती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड और थर्ड, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बैंक रेट का क्या मतलब होता है? जो बैंक रेट होता है ना, आपको इकोनॉमिक्स में आपका ये क्वेश्चन है, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय मनी लेंडर्स होता है? बिल्कुल नहीं। इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय शेड्यूल्ड बैंक होता है? शायद नहीं। इसमें से थोड़ा सा कन्फ्यूज़न लग सकता है आपको क्योंकि बैंक से ही पूछा है, लेकिन शेड्यूल्ड बैंक है तो ये नहीं होगा। रेट ऑफ प्रॉफिट ऑफ बैंकिंग इंस्टीट्यूशन? बिल्कुल नहीं। और ऑफिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ये बैंक रेट होता है, इसे हम डिस्काउंट रेट भी बोलते हैं। और जो रिजर्व बैंक होता है किसी भी देश का या कंट्री का या इंडिया का, वो इसका इस्तेमाल करता है किसके? मनी के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। और जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ये क्या अपने क्लाइंट्स को ऑफर करता है? शॉर्ट टर्म लोन्स भी ऑफर करता है जिसे कोलेटरल के साथ में, जिसे हम क्या बोलते हैं? रेपो रेट बोलते हैं। तो ये रेपो रेट की भी डेफिनेशन है, आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, आरबीआई रिड्यूसेस द कैश रिजर्व रेशियो, व्हाट विल हैपन टू द क्रेडिट क्रिएशन। अगर आरबीआई कैश रिजर्व रेशियो को कम कर देता है तो क्रेडिट क्रिएशन पे क्या असर पड़ेगा? कैश रिजर्व रेशियो होता क्या है? देखिए सबसे पहले ये समझिए, कैश रिजर्व रेशियो ये वो कैश होता है जो बैंक को रखना होता है आरबीआई के पास में। तो अगर इसको कम कर देगा, ठीक, तो क्रेडिट क्रिएशन क्या होगा? आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। यानी अगर बैंक के पास ज़्यादा पैसा होगा तो वो ज़्यादा लोन दे सकेगा बैंक, है ना। तो इससे क्या होगा? इट विल इंक्रीज। तो क्रेडिट क्रिएशन क्या होगा? बढ़ जाएगा। फिर कैश रिजर्व रेशियो रेफर्स टू द नंबर ऑफ मनी बैंक्स हैव टू कीप विद द सेंट्रल बैंक। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि ये कितना पैसा बैंक को सेंट्रल बैंक के पास रखना होता है, उसी को ही कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। और ये इसको कंट्रोल किया जाता है मनी के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए इकोनॉमी में। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इकोनॉमीज रिसोर्सेज आर ओन्ड प्राइवेटली एंड मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज प्रॉफिट मेकिंग। यानी कौन सी अर्थव्यवस्था में केवल
फायदे को ही देखा जाता है, प्रॉफिट मेकिंग को ही देखा जाता है। तो क्या ये कैपिटलिस्ट में होता है, सोशलिस्ट में होता है, मिक्स में होता है या ग्लोबल में होता है? तो जाहिर सी बात है ये सोशलिस्ट में तो बिल्कुल नहीं होता है, मिक्स में भी नहीं होता है, ग्लोबल में भी नहीं है। किस में होता है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में होता है, जिसमें केवल फायदे की बात करी जाती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 19वें क्वेश्चन पे। 100 रुपए के नोट पे किसके सिग्नेचर होते हैं? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आरबीआई गवर्नर के ही होते हैं, और किसके होंगे? ठीक, ये केवल कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि 1 रुपी नोट का केस होता है कि 1 रुपए के नोट पे किसके, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के फाइनेंस सेक्रेटरी के सिग्नेचर होते हैं, है ना। 1 रुपए के नोट पे एक्सेप्शन होती है, बाकी 100 रुपए के नोट पे आपके आरबीआई गवर्नर के ही सिग्नेचर होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, फुल फॉर्म बताना है आपको FEMA का। तो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है ना। अगर आपको स्ट्राइक नहीं किया तो आप बिल्कुल फंस जाएंगे, लेकिन ऐसे टाइम में आप ऑप्शंस को पढ़ें, क्योंकि ऑप्शंस को पढ़ने से आपको आइडिया लगता है। तो ऑप्शन क्या है? फंड एक्सचेंज मीडिया एजेंसी, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फाइनेंस एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट एसोसिएशन, या फॉरेन एक्सपोर्ट मार्केट एजेंसी। ठीक, इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है फॉरेन एक्सचेंज एंड मैनेजमेंट एक्ट। देखिए हाल ही में क्या हुआ था, हाल ही में तो नहीं, ये जो एक्ट था इसको पार्लियामेंट में पास किया जाता 1999 में 29 दिसंबर को, और इस एक्ट को किसकी जगह रिप्लेस करा गया था? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट की जगह रिप्लेस करा गया था, यानी FERA की जगह FEMA लाया गया था, रेगुलेशन की जगह मैनेजमेंट कर दिया गया बस, और ये चेंज हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, द पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन इज इंक्लूडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन, यानी जो पब्लिक हेल्थ और सैनिटेशन का जो टॉपिक है ये कौन सी लिस्ट में आता है? स्टेट लिस्ट में आता है, कॉन्करेंट में आता है, यूनियन में आता है, या किसी में नहीं आता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्टेट लिस्ट में आपका ये हेल्थ एंड सैनिटेशन का टॉपिक आता है। तो कॉन्करेंट लिस्ट में क्या चीज़ें आती हैं? जैसे एजुकेशन। कॉन्करेंट लिस्ट कौन सी होती है? जो स्टेट और सेंटर दोनों के लिए दोनों रूल्स बना सकती हैं जिस लिस्ट में। तो वो क्या है? एजुकेशन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ट्रेड यूनियन हो गया, मैरिज हो गया, एडॉप्टेशन हो गया, एंड सक्सेशन का जो टॉपिक होता है वो आपका कंकरेंट लिस्ट में आता है। फिर यूनियन लिस्ट में आता है डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज सिस्टम इज लेड डाउन अंडर, यानी जो पंचायती राज सिस्टम होता है वो किसके अंडर आता है? फंडामेंटल राइट है क्या ये? बिल्कुल नहीं। फंडामेंटल ड्यूटी भी नहीं है, ये है DPSP का पार्ट, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। पंचायती राज वॉज फॉर्मलाइज्ड कब आया था? ये 1992 में आया था 73rd अमेंडमेंट के द्वारा। और ये जो पंचायती राज सिस्टम है ये पूरे भारत में लागू होता है, सिवाय नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और दिल्ली के। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 23, राइट टू एजुकेशन इज द फंडामेंटल राइट विच इज़ रिलेटेड टू, यानी जो राइट टू एजुकेशन है, शिक्षा का अधिकार, वो आपके किस आर्टिकल में दिया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 21A में। तो 19 में, आर्टिकल 19 में आता है आपका राइट टू फ्रीडम, और आर्टिकल 29 से 30 में आता है आपका कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग मूव द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में किसने पेश करा था? तो आपको पता है कि ये कौन से दिन हुआ था? ये शायद 11 दिसंबर वाले दिन हुआ था, सॉरी 13 दिसंबर वाले दिन हुआ था, और ये जवाहरलाल नेहरू जी ने पेश करा था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी आर कवर्ड, यानी माइनॉरिटीज़ के जो इंटरेस्ट हैं वो कौन से आर्टिकल में कवर किए गए हैं? ऑप्शन से आर्टिकल 21, 24, 29 या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है इसका आर्टिकल 29 के अंदर माइनॉरिटीज़ के जो इंटरेस्ट हैं उसको कवर करे गए हैं। तो 21 में क्या है? इक्वलिटी बिफोर लॉ है, और 24 है अगेंस्ट चाइल्ड लेबर के, और 29 हो गया आपका इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं। करंट कैरियर्स इन सॉलिड कंडक्टर्स आर, यानी जो सॉलिड कंडक्टर्स होते हैं
ठोस कंडक्टर्स जो होते हैं जिसमें से बिजली बह सके, उसमें करंट कैरियर्स क्या होते हैं? क्या प्रोटॉन से करंट बहता है? बिल्कुल नहीं। न्यूट्रॉन से भी नहीं बहता है, बिल्कुल फ्री इलेक्ट्रॉन से आपका करंट बहता है। यही आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 27th क्वेश्चन नंबर। और लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ, जो लाइट ईयर होता है वो इससे, ये किसका यूनिट होता है मेज़र करने का? इससे हम क्या नापते हैं? क्या इससे रॉकेट की स्पीड नापी जाती है एक साल के अंदर? बिल्कुल नहीं। क्या ये डिस्टेंस, इस साउंड का डिस्टेंस ट्रेवल है वैक्यूम के अंदर? बिल्कुल नहीं। तो ये किसका डिस्टेंस ट्रेवल है? ये लाइट का डिस्टेंस ट्रेवल होता है एक साल के अंदर वैक्यूम के अंदर। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। और ये एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस को दर्शाने के लिए इस टर्म को इस्तेमाल करा जाता है। और एक लाइट ईयर की जो दूरी होती है वो 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर की होती है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज, ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम क्या है? कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम बाइकार्बोनेट या सोडियम क्लोराइड? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक, जो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है इसे तो हम बेकिंग सोडा बोलते हैं, और जो सोडियम क्लोराइड है इसे हम सॉल्ट बोलते हैं। जो नमक हम खाते हैं वो सोडियम क्लोराइड होता है। तो सही आंसर हो गया कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। नेक्स्ट हो गया द परसेंटेज ऑफ प्योर गोल्ड इन 18 कैरेट गोल्ड, यानी 18 कैरेट गोल्ड में कितने परसेंट प्योर गोल्ड होता है? तो हमें देखिए, वैसे अगर आपको नहीं पता है, ये 18 कैरेट आपको नहीं पता है कितने परसेंट होता है, तो आप निकाल सकते हैं। 24 कैरेट में कितने होता है? 100% होता है। 1 कैरेट में कितना होगा? 100/24। तो 18 कैरेट में कितना हो जाएगा 18 कैरेट में हो जाएगा 100/24 × 18। काटेंगे कितना हो जाएगा? ये 75, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, ऑरेंज कंटेन्स अबेंडेंस ऑफ, यानी जो संतरा होता है उसके अंदर क्या पाया जाता है? विटामिन सी, ए, बी। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। सी पाया जाता है, सबको पता है। जो भी खट्टी चीज़ें होती हैं, नींबू, संतरा, उन सब में विटामिन सी पाया जाता है। और आपका जो विटामिन ए है वो कैरेट, स्पिनच, साग हो गया, गाजर हो गया, मछली हो गई, इसमें विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन B12 आपका मछली, मीट और जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, दूध, मक्खन, दही, उन सब में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन ये मैथ से है। क्वेश्चन क्या है? आपको दे रखा है ये रूट, इसे हम क्वेश्चन मार्क को अगर x मान लें तो x/196 इज इक्वल्स टू 72/56। ये पूरा हम रूट में लिख लें। तो इसको हम सॉल्व करें तो ये √x हो जाएगा। 196 किसका स्क्वायर होता है? 14 का होता है। तो ये 72/56 हो जाएगा। अब हम क्या करें? 14 को इधर ले जाएं, √x को यहीं रहने दें। 72/56 × 14, तो 14 4 ज़ा 56 और 4 1 ज़ा 4 और 4 18 ज़ा। ठीक है, अब ये रूट है तो x को इधर करें, रूट हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा? इधर 18 का स्क्वायर हो जाएगा। और 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324 होता है, यानी ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो आपका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको ये दे रखा है, इसको सॉल्व करके आपको बताना है सही आंसर क्या है। देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 1 2 3 बार आ रहा है 885। आप पेन पेपर ज़रूर लेकर के बैठें और इसको, क्वेश्चन को खुद से ज़रूर सॉल्व करें। वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें, तभी आप समझ पाएंगे। ये क्यूब दे रखा है, +115 का क्यूब दे रखा है, अपॉन ये क्या है? ये 2 बार है मल्टीप्लिकेशन में, तो 885 का ये क्या है? स्क्वायर है, +115 का स्क्वायर है, -885 × 115। ये चीज़ दे रखी है आपको। ठीक है, अगर आप इसे हम a और b की फॉर्म में लिखें तो ये क्या है? ये a³ + b³ अपॉन a² + b² - a × b। यही चीज़ दे रखी है आपको। ठीक है, a³ + b³ को अगर हम ओपन करें तो क्या होता है? a + b, a² + b² - ab। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है ओपन करने के बाद से। और नीचे क्या दे रखा है?
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये नीचे दे रखा है, इससे ये पूरा कैंसिल हो गया, बचा क्या, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी यानी 885 प्लस 115, ठीक। इन दोनों को आप ऐड करेंगे, कितना आएगा, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ पे पूरा सॉल्व करा हुआ है, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका क्वेश्चन आता है, ये इसको सॉल्व करना है और सही आंसर आपको बताना है। तो सिंपल सा आपको दिख रहा है √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3। इसमें क्या करेंगे आप, इससे मल्टीप्लाई, जो ये जो साइन होता है इसको रिवर्स करें और उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, यानी √5 माइनस फैक्टराइज करना होता है √3 अपॉन √5 माइनस √3, ठीक है। ये प्लस का साइन था और साइन चेंज करके हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ये क्या हो गया, ये हो गया √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो गया, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो रुकिए मैं लिख ही दे रहा हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, वही चीज़ ये दे रखी है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5 हो गया और √3 का स्क्वायर 3 हो गया। तो ये चीज़ आ गई, उसको ऊपर वाले को सॉल्व करें तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर यानी 5 प्लस बी स्क्वायर यानी 3 माइनस 2ab यानी 2√15, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया अपॉन 5 माइनस 3 कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। अब 5 3 कितना हो गया, 8 माइनस 2 √15/2, ठीक है। 2 कॉमन ले लीजिए, 4 माइनस √15 अपॉन 2 से 2 का कैंसिल हो गया। कौन सा ऑप्शन, बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक, बी आपका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन डिक्रीजिंग द प्राइस ऑफ टीवी सेट बाय 30% द सेल इज इंक्रीज बाय 20%। मतलब एक टीवी है, उसके कीमत को 30% अगर घटा दें तो उसकी जो सेल है वो 20% बढ़ गई है, तो उसका रेवेन्यू पर क्या असर पड़ेगा वो हमें बताना है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए पहले 100 टीवी सेट बिकते थे, तो सेल क्या हुई है, बढ़ी है 20% से, तो अब कितने बिकेंगे, 120 बिकेंगे, क्या चीज़, पीसेस, ठीक है। और पहले अगर 100 रुपये कीमत थी तो अब कितनी हो गई, देखिए डिक्रीज़ करा है प्राइस को 30% से, यानी 70 हो गई। अब ये क्या हो गया, ये हो गया प्राइस, ठीक है। तो पहले का क्या रेवेन्यू था आपका, पहले का था 10,000 रुपये रेवेन्यू, और अब का रेवेन्यू क्या हो गया, ये हो गया आपका रेवेन्यू, यानी 8,400 रुपये। तो क्या हो गया आपका, घट गया, यानी या तो ये सही आंसर होगा या ये सही आंसर होगा, बढ़ा नहीं है घटा है। तो कितना घटा है, 10,000 में से 8,400 घटा लीजिए, कितना हो गया, 600, 1600, ठीक है। तो 1600 बटे 10,000 इंटू 100, ठीक, घट गया, कितना बचा ये 16%। 16% क्या हो गया, घट गया, यानी ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आसान से क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है, बस आपको ध्यान से पढ़ना है और एकाग्र होकर के सॉल्व करना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द एवरेज एज ऑफ 4 प्लेयर्स इज 18.5 years. If the age of coach is also included, the average age increase by 20%. The age of coach is, ठीक है, यानी 4 प्लेयर्स का एवरेज एज कितना है, 18.5 ईयर्स है। अगर कोच की उम्र को शामिल कर लिया जाए तो उनकी एवरेज एज बढ़ जाती है 20% से। तो कोच की एज ज्ञात करिए, ठीक है, करते हैं। 4 प्लेयर्स का एवरेज एज है 18.5 ईयर्स। अगर 4 प्लेयर प्लस 1 कोच आ जाए तो एवरेज एज कितनी हो जाएगी, 20% बढ़ जाएगी, ठीक है। तो 20% यानी 1/5 इसका 18.5 का, तो ये कट करते हैं, कितना हो जाएगा
ये 5 3 15, 5 7 35, यानी 3.7 आपका हो जाएगा। 20% इतना आएगा। तो 20% क्या होगा आपका, घटेगा या बढ़ेगा? क्या लिखा है? बढ़ जाएगा। तो क्या करिए आप 18.5 में 3.7 ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा ये? 5 7 12 9 10 11 12, ये आपका हो जाएगा। तो ये एज आपकी कितनी हो गई? 22.2 ईयर्स। ये आपकी एवरेज एज हो गई कोच और 4 प्लेयर्स को मिला करके। ठीक, चलिए अब ये एज में कितनी वृद्धि हुई है देखिए, एवरेज एज में कितनी वृद्धि हुई है? तो ये हुई है 22.2 और 18.5, यही तो वृद्धि हुई है। तो ये है 3.7 की। कितने लोगों में ये वृद्धि हुई है? 4 और 1 5 लोगों में हुई है। ठीक है, तो टोटल वृद्धि कितनी अगर हो गई, अगर हम नंबर्स में निकालें तो 18.5 वृद्धि हो गई। एवरेज एज पहले क्या था? ये था। अब इतनी वृद्धि हो गई, यानी कोच की एज कितनी हो गई? इसको हम ऐड कर दें। देखिए ये 18.5 कौन सा है? ये 18.5 है ये वाला, और ये 18.5 क्या है? ये जो कैलकुलेट करके लाए हैं कि एज कितना बड़ा है वो वाला है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 37। तो ये हो गई आपकी कोच की एज, यानी ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को बैक करके दोबारा से देखें, बिल्कुल आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इसको अगर आप गुणा करके करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा और सॉल्व भी नहीं होगा। इसी तरीके से इसको आपको करना होगा। चलिए, अगर आपने एवरेज और परसेंटेज की वीडियो नहीं देखी है तो वो भी देख लें ज़रूर, है ना। अभी भी काफ़ी उसमें मैंने तरीका बताया है सॉल्व करने का क्वेश्चंस का, तो आप वहाँ पे जा कर के चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन है हिंदी से, एकल का विलोम शब्द क्या है? जाहिर सी बात है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। एकल का विलोम शब्द है बहुल। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दर्प का पर्यायवाची कौन सा है? दर्प का पर्यायवाची ऑप्शन है तिरस्कार, अहंकार, व्यथा या स्वाभिमान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अहंकार। दर्प के जो अन्य पर्यायवाची शब्द हैं वो और कौन से हैं? अभिमान, मद, दंभ, गर्व, घमंड या मान। ठीक है, ये आपके दूसरे पर्यायवाची शब्द हैं। तिरस्कार का पर्यायवाची शब्द निरादर, अवहेलना। व्यथा का पर्यायवाची शब्द होता है यातना, दुख, अफसोस, वेदना, कष्ट, शोक या संताप आदि। अभिमान का पर्यायवाची शब्द होता है घमंड या निष्ठा। ठीक है, अगला देखते हैं। मन को हरने वाला, बहुत ही आसान सा है ये वाक्य के लिए एक शब्द। अक्सर हम कृष्ण जी को के लिए ये सेंटेंस बोलते हैं, मन को हरने वाला मनोहर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला देखते हैं। गागर में सागर भरना, मुहावरे का अर्थ क्या है? यानी गागर है उसमें सागर, यानी ये थोड़ा गागर क्या होता है? इतना बड़ा घड़ा टाइप होता है, और सागर बहुत ज़्यादा बड़ा चीज़ होता है। इसमें भरना तो मतलब दोह की रचना करना नहीं, थोड़े में बहुत कहना, हाँ ये हो सकता है। बहुत बोलना थोड़ा सा, ये भी हो सकता है। या कम बोलना, बिल्कुल नहीं। तो थोड़े में बहुत कहना ये सबसे ज़्यादा प्रिसाइज लग रहा है और यही आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, यानी जो सही स्पेलिंग है वो हमें बतानी है। महत्वाकांक्षा, यानी महत्वाकांक्षा ये सही लग सकती है आपको। महत्वाकांक्षा ये गलत है, और महत्वाकांक्षा ये भी सही लग सकती है, और महत्वाकांक्षा ये तो गलत है। ये दोनों में कंफ्यूजन रह सकती है, लेकिन इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, यानी महत्वाकांक्षा, यानी वा के ऊपर आ की मात्रा होती है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हो गया, ये आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। आपको पैसेज इसमें पूरा रीड करना होता है और उस हिसाब से आंसर देने होते हैं। मैंने पूरा पैसेज लिखा है, आप इस वीडियो को पॉज करें, आराम से पैसेज को पूरा पढ़ें और फिर आंसर दें।
और यहाँ पे तो मैं पैसेज नहीं पढ़ूंगा, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ ताकि आपको पता लग सके कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं, कहाँ पे सही कर रहे हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है आपका इस पैसेज का, मैनी साइडेड पर्सनैलिटी मीन्स, यानी एक मैनी साइडेड पर्सनैलिटी का इस पैराग्राफ के हिसाब से क्या मतलब है। एक कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी होना, सीक्रेटिव पर्सनैलिटी होना, पर्सन हैविंग वैरायटी इंटरेस्ट, या फिर अ कैपेबल पर्सन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अ पर्सन हैविंग वेरीड इंटरेस्ट। ठीक, अगला क्वेश्चन है 42, पंडित नेहरू क्या चीज़ एंजॉय करते थे? रीडिंग एंड राइटिंग बुक्स। आप बिल्कुल इसको हाँ बोल सकते हैं अगर आपने पैराग्राफ नहीं पढ़ा है तो, लेकिन पैराग्राफ आपको पढ़ना है, उस हिसाब से आंसर दे रहे हैं। अगला ऑप्शन है फाइटिंग पॉलिटिकल एंड सोशल इवल्स और रेजिस्टेंट टायरनी, या डूइंग ऑल दीज एंड मच मोर। तो सही आंसर है इसका डूइंग ऑल दीज एंड मच मोर, यानी उन्हें रीडिंग और राइटिंग बुक्स का शौक था, फाइटिंग पॉलिटिकल एंड सोशल इवल्स भी, रेजिस्टिंग टायरनी, ये सब आपको सेकेंड लाइन में ही मिल गए आपको, तो ये ही आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट पंडित नेहरूज पॉइंट ऑफ व्यू, यानी इनमें से कौन से स्टेटमेंट है जो पंडित नेहरू के पॉइंट ऑफ व्यू को दर्शाता है। तो आप जब पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा इसका आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कि साइंस और जो ह्यूमनिज्म है दोनों इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। फिर पैसेज आपका ख़त्म हो जाता है, आपको सिनोनिम वर्ड बताने हैं फेमस वर्ड का, यानी जो फेमस शब्द है उसके लिए और कौन से शब्द हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑफुल पहला है, दूसरा पुअर है, तीसरा पॉपुलर है। तो बिल्कुल फेमस शब्द के लिए के हिसाब से हम पॉपुलर शब्द को इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है एंटोनिम बताना है, यानी विपरीत शब्द। ट्रांसपेरेंट का विपरीत क्या होता है? ओपेक होता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर 46 है, ऑर्निथोलॉजिस्ट किसको कहते हैं? जो बर्ड की स्टडी करता है। फिर एंथ्रोपोलॉजिस्ट किसे कहते हैं? यानी क्या प्लांट की स्टडी करने वाले को? नहीं, उसे तो वो बॉटनी से रिलेटेड कुछ हो जाएगा, ये जूलॉजी से रिलेटेड कुछ हो जाएगा। एनवायरमेंटलिस्ट बचा है और मैनकाइंड बचा, तो सही आंसर इसका है ऑप्शन सी मैनकाइंड, यानी मैनकाइंड की जो स्टडी करता है उसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चूज द वर्ड विच इज लीस्ट लाइक द अदर वर्ड इन द ग्रुप, यानी हमें ऐसे शब्द का चयन करना है जो ग्रुप के बाकी शब्दों से अलग हो। तो कौन सा है? कर्ड, बटर, चीज़, ऑयल। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ऑयल ही आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सारे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं सिवाय सी के। चलिए नेक्स्ट है, इन अ सर्टेन कोड, आपको एक वर्ड दे रखा है, उसको कोड में कैसे लिखा गया है ये दे रखा है। फिर आपको दूसरा वर्ड दे रखा है और आपको सही इसका जो कोड वर्ड है वो आपको बताना है। इसके लिए आप एक बार ट्राई खुद से ज़रूर करें और फिर हम देखते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। कैसे? ये जो वर्ड है पहला वाला, उसमें +1 -1 +1 -1 का सीक्वेंस चलता है। जो सेंटर वाला वर्ड है उसमें +2 का सीक्वेंस चलता है और फिर +1 -1 का सीक्वेंस चलता है। उस हिसाब से आपका ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पॉइंटिंग टूवर्ड्स रीता, निखिल सेड, एक लड़का है निखिल, वो रीता के ऊपर पॉइंट करते हुए कहता है कि आई एम द ओनली सन ऑफ हर मदर्स सन, यानी रीता की मम्मी, मदर, ठीक है, मदर्स सन यानी सन का बेटा कौन है? निखिल है। ये हो गया निखिल। ठीक, तो निखिल किससे रिलेटेड है? हाउ रीता इज रिलेटेड टू निखिल, तो ये जो रीता है जो कि लड़की है वो निखिल से कैसे रिलेटेड है? देखिए जाहिर सी बात है, दिख रहा है आपको, रीता मौसी है निखिल की, यानी इंग्लिश में क्या हुई? आंट हुई, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ द 25th अगस्त इन ईयर इज थर्सडे, द नंबर ऑफ मंडे इन दैट मंथ इज, अगर कोई वर्ष है जिसमें 25 अगस्त थर्सडे का दिन है, 25 अगस्त को क्या है? थर्सडे है, तो आपको बताना है इस महीने में कितने मंडे पड़े हैं। तो अगर 25 अगस्त को पड़ा है थर्सडे तो +4
29 अगस्त को पड़ा होगा मंडे, ठीक है। अगस्त आपका 31 दिन का होता है, ठीक, तो वो ये सॉरी ये मंडे होगा, तो मंडे, ये ट्यूसडे, ये वेंसडे, तो यानी आगे तो यही मंडे पड़ रहा है। पीछे मंडे कितने पड़ेंगे? 29 माइनस 7 कितना हो जाएगा? 22 अगस्त को मंडे पड़ेगा, ठीक है। और 22 से पहले 15 को पड़ेगा, फिर 8 को पड़ेगा, फिर 1 को पड़ेगा, 1 को पड़ेगा, हाँ बिल्कुल। तो ये मंडे पड़ेंगे, ये भी मंडे, ये भी मंडे और ये भी मंडे। तो 1 2 3 4 और ये 5, यानी टोटल कितने मंडे पड़ गए आपके? 5 मंडे पड़ गए इस महीने में। तो यही हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट 51 क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज लाइट हाउस प्रोजेक्ट इज नॉट इम्प्लीमेंटेड। ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है 2021 का। तो अभी तो ये नहीं आएगा ये क्वेश्चन, लेकिन इसका आंसर मैं बता देता हूँ, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन पूछा है कौन से शहर में लाइट हाउस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट नहीं करा गया। आपके ऑप्शन है अगरतला, रांची, चेन्नई या पटना। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, पटना। पटना में लाइट हाउस प्रोजेक्ट को लॉन्च नहीं करा गया था। लाइट हाउस प्रोजेक्ट पीएम मोदी के द्वारा लॉन्च करा गया था 1 जनवरी 2021 को 6 राज्यों में, ठीक है। वो राज्य कौन से हैं? 6 शहरों में। वो शहर हैं राजकोट, लखनऊ, इंदौर, रांची, चेन्नई और अगरतला। और इस प्रोजेक्ट के ज़रिए एक रेडी टू लिव घरों का निर्माण करा जाएगा 12 महीने के अंदर। तो ये था आपका प्रोजेक्ट पूरा, और ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, विच इंडियन टेलीकॉम कंपनी इज़ वर्ल्ड 5th स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड। यानी कौन सी भारतीय टेलीकॉम कंपनी है जो कि दुनिया की 5वीं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड है। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आपको पता है कि आइडिया वोडाफोन की तो हालत ख़राब हो ही रखी है, एयरटेल भी कर्जे में ही चल रहा है, जो फ़ायदे में है वो रिलायंस जियो ही है। तो यही है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड टेलीकॉम कम्युनिकेशन में। ये किसके द्वारा रिपोर्ट ये लाई गई थी? ये ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रैंकिंग 2021 रिपोर्ट में ये चीज़ बताई गई थी कि जो रिलायंस जियो है वो दुनिया का 5वां सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड है टेलीकम्युनिकेशन फील्ड में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 53, द प्रोजेक्ट बोल्ड यानी बैम्बू ओएसिस ऑन लैंड इन ड्रॉट वो लॉन्च करा गया था, वो कौन से राज्य में लॉन्च करा गया था? ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है, 2021 का। तो देख लेते हैं, ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान में। और ये जो एफर्ट है ये खादी बैम्बू फेस्टिवल का पार्ट था, जो कि 4 जुलाई 2021 में लॉन्च हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 54 क्वेश्चन, विच इज़ द फर्स्ट कंट्री टू गेट फ्री कोविड-19 वैक्सीन्स थ्रू द कोवैक्स स्कीम ऑफ यूएन। यानी जो यूएन का कोवैक्स स्कीम है उसके थ्रू फ्री में कोविड-19 वैक्सीन्स पाने वाली कौन सा देश है? तो आपके ऑप्शन है घाना, नाइजीरिया, अफ्रीका या सूडान। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, घाना। घाना को पहला देश बना था जिसको फ्री कोविड-19 वैक्सीन्स मिली थी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55, हु इज़ द सेकेंड इंडियन बॉर्न अमेरिकन वुमेन एस्ट्रोनॉट टू फ्लाई इनटू स्पेस। यानी दूसरी भारतीय महिला जो कि स्पेस में जिन्होंने ट्रेवल करा, एस्ट्रोनॉट, वुमेन एस्ट्रोनॉट, वो कौन सी हैं? दूसरी, सेकंड पूछा है, पहली तो कल्पना चावला है, ये तो पहली है, दूसरी कौन सी हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सिरसा बांदला। ये एक इंजीनियर है, एरोनॉटिकल इंजीनियर, जिन्होंने 11 जुलाई 2021 को ये मुकाम हासिल करा और तीसरी इंडियन अमेरिकन और दूसरी इंडियन वुमेन बनी स्पेस में जाने वाली। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेम द इंडियन रेसलर हु गेट 2 ईयर बैन फॉर डोपिंग रिसेंटली। यानी इंडियन रेसलर का नाम बताना है जिसको 2 साल तक डोपिंग में बैन कर दिया गया है। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है 2021 का। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, सुमित मलिक को। सुमित मलिक को 2 साल के लिए डोपिंग के लिए बैन करा गया था। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57, विच स्टेट इन इंडिया
इज फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट एन एंड टू एंड ई कैबिनेट सिस्टम, यानी कौन सा राज्य बना है पहला जिसने ई कैबिनेट एंड टू एंड ई कैबिनेट सिस्टम लागू करा है। तो आपके ऑप्शंस हैं गोवा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। तो ये भी करंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन है, तो आप बस देख लें इसको, क्योंकि करंट अफेयर तो अभी के ही आपको पढ़ के जाने पड़ेंगे। चलिए फिर 58 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च UDISE प्लस फॉर 2019 और 20। तो ये भी आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है, और कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च करा है UDISE प्लस? तो सही आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस। ठीक, ये 2019 से 20 में स्कूल एजुकेशन के लिए लॉन्च करा गया था। चलिए फिर 59 क्वेश्चन है कि स्मार्टफोन मेकर वीवो, यानी जो वीवो कंपनी है उसने किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है अपना? तो ये पुराना क्वेश्चन है, 2021 का है, रिसेंटली का आप चेक कर लेंगे। और सही आंसर है 2021 का, वो क्या है, विराट कोहली। अभी का ये अपडेट नहीं है, आप अपने आप को अपडेट ज़रूर कर लें। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड पोर्टल SUPACE लॉन्च फॉर विच कोर्ट इन इंडिया? तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड पोर्टल है SUPACE, ये इंडिया के किस कोर्ट के लिए लॉन्च करा गया है? तो आपके ऑप्शन हैं दिल्ली हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सुप्रीम कोर्ट। तो ये जो पोर्टल है ये कोर्ट की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए लॉन्च करा गया है। चलिए, हाउ मैनी इंडियन स्टेट शेयर देयर बाउंड्रीज विद नेपाल? ये एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। कौन से कितने राज्य हैं भारत के जो नेपाल के साथ बाउंड्री को शेयर करते हैं? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, 5 राज्य हैं। कौन कौन से? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, वेस्ट बंगाल और बिहार। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ कोस्टा रिका? यानी कोस्टा रिका की क्या कैपिटल है? बीजिंग तो नहीं है, बीजिंग तो किसकी है? चाइना की है। ठीक है, दिल्ली इंडिया की है, ढाका बांग्लादेश की है। तो कौन सी बची? ऑप्शन बी, सेंट जोन्स सही आंसर है। देखिए बहुत आसान से भी क्वेश्चंस हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूटी ऑफ लक्षद्वीप? ये थोड़ा टफ क्वेश्चन आ गया कि इनमें से कौन सा लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज है लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी का? इसका सही आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी, मलयालम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 64th क्वेश्चन। एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा? यानी भारत के संविधान के हिसाब से लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 550, जिसमें 530 मेंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट से और 20 मेंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं यूनियन टेरिटरीज को। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हेन इज हिंदी दिवस सेलिब्रेटेड? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपके ऑप्शंस हैं सितंबर 14, अक्टूबर 1, नवंबर 2 या अक्टूबर 3। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सितंबर 14। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि वर्ल्ड हिंदी डे, ये हिंदी दिवस इंडिया का है और ये वर्ल्ड हिंदी डे में सेलिब्रेट करते हैं जनवरी 10 को, यानी 10 जनवरी को हम वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेट करते हैं। चलिए 66 क्वेश्चन है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क? जो सार्क आपका ग्रुप है उसका कौन मेंबर नहीं है? ऑप्शंस हैं नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान या म्यांमार। अक्सर बच्चे गलती करते हैं, अफगानिस्तान लगा देते हैं, जबकि ये गलत है। इसका सही आंसर है डी, म्यांमार। म्यांमार आपका सार्क ग्रुप का मेंबर नहीं है। सार्क की फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, और ये 8 देशों का ग्रुप है, जिसमें 8 देश हैं, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान। चलिए आगे बढ़ते हैं। 67th क्वेश्चन है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस अजंता एलोरा केव्स आर सिचुएटेड? यानी कौन सी जगह है जहाँ पे अजंता एलोरा केव्स मतलब कि प्रेजेंट हैं? तो आपके ऑप्शंस हैं बेंगलुरु, दिल्ली, औरंगाबाद या लखनऊ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, ऑप्शन सी, औरंगाबाद। जो आपका औरंगाबाद है वो महाराष्ट्र में पड़ता है,
और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और इसको 1983 में घोषित करा गया था। जो अजंता केव्स हैं वो मास्टरपीस हैं बुद्धिस्ट आर्ट के, और एलोरा केव्स जो हैं वो लार्जेस्ट रॉक कट हिंदू टेम्पल्स का पार्ट हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, ओनम जो फेस्टिवल है वो कहाँ का फेस्टिवल है आपको बताना है, और बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। ये फेस्टिवल है केरला का। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज क्लोजेस्ट टू सन, यानी कौन सा प्लैनेट है, ग्रह है जो सूरज के सबसे करीब है। तो आपको पता ही होगा, ये है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न। तो ये आपका सीक्वेंस है जिससे प्लैनेट्स का, और जो सबसे छोटा प्लैनेट है वो भी आपका मरकरी ही है पूरे सोलर सिस्टम में, और सबसे गर्म जो प्लैनेट है वो वीनस है। ध्यान दीजिए कि मरकरी सबसे पास में है लेकिन सबसे गर्म नहीं है। कौन गर्म है? वीनस है जो सेकंड नंबर पे प्लैनेट आता है। तो ये ध्यान देने वाली बात है। चलिए नेक्स्ट देते हैं 70, हु वॉज द फर्स्ट एशियन रेसलर ऑफ हु वॉज द फर्स्ट एशियन विनर ऑफ नोबल प्राइज, यानी नोबल प्राइज का पहला एशियन विनर कौन सा है। तो आपके ऑप्शन है सीवी रमन, राजीव गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर या मदर टेरेसा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर। इनको 1913 में नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर के फील्ड में। इनका वर्क जो था गीतांजलि, उसके लिए। इनको और भी नाम से जाना जाता है, जैसे गुरुदेव, कोबी गुरु या विश्व कवि, इन नामों से भी इनको जाना जाता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। ये आपका हिंदी का अपठित गद्यांश है, इसमें आपको पढ़ना है, वीडियो को पॉज करके, और आंसर देना है। मैं आपको डायरेक्ट आंसर दे रहा हूँ ताकि आप चेक कर सकें अपना आंसर। तो पहला क्वेश्चन है इसमें कि विश्व में शांति क्यों आवश्यक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मानव जाति के विकास के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन है, विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है हिंसा और भय, अहिंसा और प्रेम, आत्मीयता और समीपता, परिश्रम और ज्ञान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अहिंसा और प्रेम। ये बिल्कुल जनरल सी बात है, अगर आप नहीं भी पढ़ते हैं तब भी आप इसका आंसर दे सकते हैं। फिर कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। तो इसका कैसे बनाया जा सकता है? सही आंसर है इसका अहिंसा द्वारा। यानी ये पूरा जो आपका गद्यांश है ये अहिंसा पर ही बेस्ड है। तो इसी हिसाब से आपको आंसर देने हैं। अगला है, किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व क्या हैं। तो धन, वैभव, धन और सम्मान, आध्यात्म और उपासना, या डी शांति, सुख और रचनात्मक कार्य। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शांति, सुख और रचनात्मक कार्य। अगला है, नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय क्या है। यानी नितांत शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका दूसरा गद्यांश यहाँ पे चालू हो जाता है, जो कि थोड़ा सा बड़ा है। इसको भी आप वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं, और ये आपको PDF में भी मिल जाएगा, वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य भी प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर है। ठीक, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि उसे मुक्ति मिली है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। सही आंसर सी हो जाएगा, भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारधारा से। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, विश्व के परिवारवत लगने का प्रमुख कारण क्या है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, यातायात एवं संचार साधनों का विकास। ये जो क्वेश्चंस है ना, कुछ बिल्कुल बेसिक से, ये आप नॉर्मली भी पढ़ के आंसर दे सकते हैं। अगला है, हस्तामलक शब्द से अभिप्रेय है, यानी हस्तामलक शब्द का मतलब क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्पष्ट और अनायास बोधगम्य। ठीक, अगला है, वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय है, यानी वैज्ञानिक चिंतन का मतलब क्या हो जाएगा, स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन। ठीक, चलिए अब हम आते हैं DI पे, डाटा इंटरप्रिटेशन।
इसमें आपको ग्राफ दे रखा है और इसके बेस पे आपको आंसर देना है। जो डाटा इंटरप्रिटेशन का जो फर्स्ट लाइन होती है ये आप बिल्कुल छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें बेसिक सी जानकारी दे रखी होती है जो आप ग्राफ को देखकर भी समझ सकते हैं। क्या है अगली लाइन, हाउ मैनी स्टूडेंट गॉट मोर मार्क्स इन हिस्ट्री देन ज्योग्राफी। तो आप देख सकते हैं कि ये हिस्ट्री और ज्योग्राफी का रेशियो दे रखा है ग्राफ में, और देखते हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी का रेशियो दे रखा है 7 स्टूडेंट्स का ग्राफ में। तो आपको बताना है कि कितने लोगों के हिस्ट्री में मार्क्स ज़्यादा थे ज्योग्राफी से। तो कैसे बताएंगे आप, देखिए अगर आप कोई भी चीज़ रेशियो में दे रखी होती है और अगर आपका जो ऊपर वाला संख्या बड़ी होती है नीचे वाली संख्या के मुकाबले, नीचे वाली अगर छोटी होती है, तो आपका जो भी आंसर आएगा वो कितना 0 से बड़ा आएगा, है ना, 0 से बड़ा आंसर आएगा। ठीक है, तो और 0 से नहीं कहेंगे बल्कि 1 से बड़ा आंसर आएगा। ठीक है, 0 से बड़ा तो फिर वो 0 पॉइंट भी आ सकता है कुछ, तो ये 1 से बड़ा आंसर आएगा। तो 1 से बड़े कितने आंसर हैं इस ग्राफ में, एक ये है, एक ये है और एक ये है। ठीक, तो कितने बच्चों के ज़्यादा मार्क्स आए होंगे हिस्ट्री में ज्योग्राफी के मुकाबले, 3 बच्चों के। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें उल्टा पूछा है कि कितने बच्चों के मार्क्स कम आए, यानी हिस्ट्री में कम मार्क्स आए और ज्योग्राफी में ज़्यादा मार्क्स आए। ठीक, कितने बच्चे हैं, तो ऐसा कब जब होगा तो क्या होगा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर। ठीक है, तो कितने हैं, 1 2 3 4, 4 बच्चे हैं। कौन कौन से, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला और फिर सिक्स्थ वाला। ये आपका ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। परसेंटेज इंक्रीज ऑफ मार्क्स इन ज्योग्राफी फ्रॉम स्टूडेंट 3 to 4 इज, यानी स्टूडेंट 3 to 4 के ज्योग्राफी में कितने परसेंट मार्क्स बढ़े हैं। तो अच्छा, ये इनसफिशिएंट डाटा है। देखिए आपको हिस्ट्री में नहीं दे रखे हैं मार्क्स, केवल रेशियो दे रखा है ना। ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछा है, तो ये इनसफिशिएंट डाटा है। इसमें हमें हिस्ट्री के मार्क्स भी पता होने चाहिए, तब जाकर के हम ज्योग्राफी के मार्क्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये डी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द डिफरेंस ऑफ द मैक्सिमम रेशियो एंड मिनिमम रेशियो ऑफ हिस्ट्री रेशियो ज्योग्राफी इज, यानी जो रेशियो दे रखे हैं इसमें मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस आपको बताना है। तो मैक्सिमम तो क्या है 1.55 है ये वाला, और मिनिमम क्या है 0.35 है। ये आपका डिफरेंस बताना है। ठीक है, ये हो गया आंसर, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट 4 गॉट 60 मार्क्स इन ज्योग्राफी। ठीक है, हिज मार्क्स इन हिस्ट्री आर, यानी स्टूडेंट 4 है, इसके रेशियो दे रखा है आपको 1.25। इनने कहा है कि ज्योग्राफी में उसके 60 नंबर आए हैं, तो बताओ हिस्ट्री में कितने आए होंगे। ठीक है, तो ये रेशियो दे रखा है और ये भी दे रखा है, तो आप क्या करेंगे, हिस्ट्री इज इक्वल्स टू 1.25 इंटू 60। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 75, यानी ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए बार ग्राफ का आ गया, पीछे जो था वो लाइन ग्राफ का क्वेश्चन था। लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, इन सब के क्वेश्चंस मैंने करा रखे हैं, अगर आपने नहीं करे हैं तो आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, द मैक्सिमम राइज इन द प्रोडक्शन ऑफ रॉ वूल वॉज इन ईयर, यानी जो प्रोडक्शन है रॉ वूल का वो सबसे ज़्यादा किस साल में बढ़ा है। तो आप देख सकते हैं किस साल में बढ़ा है ये। देखिए एक इंक्रीज़ ये है जो कि कितने का है, 11 का है। ठीक है, ये तो डिक्रीज़ है, ये इंक्रीज़ 10 का है। ठीक, ये इंक्रीज़ कितना का है, 53 to 63, 10 हो गए, और ये 12 का है। तो यही हो गया आपका 2016 से 17, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट है, आखिरी 4 साल में जो प्रोडक्शन ऑफ रॉ वूल है वो बढ़ा है कितना अगले साल 4 साल के मुकाबले, यानी फर्स्ट 4 ईयर्स का प्रोडक्शन कितना है। तो ऐड कर लेंगे 56,
51, 53 और 65 को ऐड कर लेंगे, कितना आएगा ये 225 आ जाएगा। ठीक, फिर लास्ट 4 ईयर्स का कितना है 76, 58, 68, 73 को ऐड करेंगे 275 आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 50 है। 50 का इंक्रीमेंट हुआ है कितने में से 225 में से, 100 से कर देंगे, 25 से काट देंगे, कितना आएगा ये 200/9, यानी सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा 22.2%। चलिए आगे देखते हैं, द एवरेज प्रोडक्शन ड्यूरिंग द 8 ईयर्स वॉज, यानी 8 साल का एवरेज प्रोडक्शन आपको बताना है। तो सिंपली ऐड कर देना है आपको, क्या कहें आप पीछे देखिए, दो आपने ये ऐड कर रखे हैं ना हाफ हाफ करके, इसको फुल ऐड कर ले 225 और 275, 225, 275 इसको ऐड कर लेंगे, कितना आएगा 500 आ जाएगा। ठीक है, एवरेज निकालने के लिए क्या होगा 8 से डिवाइड कर देंगे, 62 पॉइंट समथिंग, यानी बी आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए पूरा आंसर निकालने की ज़रूरत नहीं है, जितने में आपको आंसर मिल जा रहा है उतना सफिशिएंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द मैक्सिमम परसेंटेज डिक्रीज ऑफ प्रोडक्शन ओवर द प्रीवियस ईयर वॉज इन द ईयर, यानी जो मैक्सिमम डिक्रीज इन प्रोडक्शन निकालना है आपको। ठीक है, तो डिक्रीज इन प्रोडक्शन यानी प्रोडक्शन घटा है, एक तो ये घटा है, कितने का है ये 5 का घटा है, फिर ये बढ़ा है, ये भी बढ़ा है, फिर एक यहाँ घटा है, और यही है सबसे ज़्यादा, है ना। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 2018 से 19, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, द प्रोडक्शन ऑफ रॉ वूल इन 2014 एंड 15 वॉज डैश ऑफ द प्रोडक्शन इन, ठीक है 2014-15 में कितना था 51, और फिर 19-20 में कितना है 58 है, नहीं 19-20 में 68 है। ठीक है, ये 17 से कट जाएगा, 17 3 या 51, 17 4 या 68, यानी 3/4, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए फिर आपके ये टेबल वाले क्वेश्चन आ गए, टेबुलेशन, और इसको हम करते हैं। इन विच ईयर कमीशन अर्नड बाय सेल्समैन सी शोड द हाईएस्ट इंक्रीज दैट ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर, यानी ये जो सेल्समैन सी है कौन से साल में जो कमीशन है वो पिछले साल से सबसे ज़्यादा बढ़ा है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो कौन से साल में बढ़ा है, देखिए पहला तो ये 6,200, 7,800, तो ये लमसम देखें तो 6,200, 7,200, यानी 1,000 से समथिंग ज़्यादा है। फिर ये 1 से ज़्यादा ही है, कुछ 1,000 से ज़्यादा है। फिर ये देखें 7, 8, ये है, ये 400 है। ठीक, फिर ये देखें ये कितना है, ये 8, ये 900 है। फिर ये देखते हैं ये 300 है, ये 600 है, तो यही हो जाएगा आपका 2016 में सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इन द ईयर 2018 द कमीशन ऑफ बी वॉज अप्रोक्सीमेटली what % ऑफ द टोटल कमीशन अर्न बाय ऑल द सेल्समैन इन द दैट ईयर, यानी 2018 की बात हो रही है। 2018 में जो बी है सेल्समैन, उसका कमीशन कितना आया है 2800 आया है। ठीक है, और टोटल कमीशन 2018 में कितना आ रहा है, टोटल 2018 में ये दे रखा है 146960 आया है। तो ये कितना है आपको ये बताना है परसेंटेज निकाल के। ठीक है, तो कैलकुलेटिव है बस 2800 अपॉन 146960 इंटू 100, ये आपको परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो ये 4 से कट जाएगा, ये
3674, ठीक है। तो ये कितना आएगा, ये 7000 के करीब आएगा, ये 3674 आएगा। देखिए अगर इसका मैं डबल करूँ तो ये 7 से तो बढ़ा जाएगा, तो मुझे 1 जा ही काटना पड़ेगा। तो 1 जा यानी ऑप्शन ए आपका हो जाएगा। 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, सॉरी 1 पॉइंट कह रहा हूँ, जो पहला डिजिट आ रहा है वो 1 आ रहा है, ठीक है। तो इससे हम निकाल सकते हैं। तो आपको बस आइडिया लेना होता है, पूरा सॉल्व नहीं करना होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच सेल्समैन कमीशन इन 2018 शो द हाईएस्ट इंक्रीज ओवर दैट ऑफ 2015, यानी 2018 में कौन से सेल्समैन की कमीशन 2015 के मुकाबले सबसे ज़्यादा बढ़ी है, ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। ये 73, 93, 7, 8, 9, 2000 समथिंग, 2000 से ज़्यादा ही है। फिर 68 और 7, 8, तो ये 1.2 के करीब है। फिर ये कितना हो जाएगा, 62, 72, 82, 92, ये 2.9 के करीब है, ठीक है। और ये 78 और ये 30, 78, 88, 98, तो 2.2 के। और ये क्या हो गया, 86, 96, 1.4 के। तो यही हो गया, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो गया। तो आपको बहुत प्रिसाइज नहीं निकालना होता है, आप लमसम दिमाग में बस आइडिया लगा लें और उस हिसाब से भी आप आंसर दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट कमीशन अर्नड बाय द सेल्समैन मैक्सिमम, यानी जो कौन से साल में जो सबसे ज़्यादा कमीशन और सबसे कम कमीशन वाला है उसमें डिफरेंस जो है वो सबसे ज़्यादा है। ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है थोड़ा, है ना। स्टार्ट करते हैं 2015 से। 2015 में जो सबसे ज़्यादा वाला है वो कौन सा है, 28640, ठीक है। और जो सबसे कम वाला है वो कितना है, 26200। इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 2440, ठीक है। फिर 2016 में सबसे ज़्यादा वाला है 30040 और सबसे कम वाला है 27800। इसका जो डिफरेंस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2240 आ जाएगा डिफरेंस। 2017 में 29800, 25200, ठीक। डिफरेंस कितना आ जाएगा, 4600, ठीक है। ऐसे ही आपको सबका निकालना होगा, सबका निकालिए आप, ठीक है। 2018 में भी देखिए 30060 सबसे ज़्यादा वाला है और 28, और ये जो डिफरेंस निकालेंगे वो कितना आएगा, 2060। फिर 2019 में आएगा ये 298 वाला, और फिर आता है 246 वाला सबसे कम, तो इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो 5200, यानी यही सबसे ज़्यादा अभी तक दिख रहा है। 2020 में देखते हैं 000 और 27, ये कितना हो जाएगा, ये 5000 हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, इसमें क्या बोला है कि कमीशन अर्न बाय सेल्समैन डी इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द कमीशन अर्न बाय ए इन ईयर 2019, यानी 2019 में जो डी ने कमाए वो कितना परसेंट है ए के मुकाबले। ये कितना हो गया,
800 अपॉन 24600 इंटू 100, ठीक है। ये आपको कैंसिल करना है और काट पीट के ये कितना आएगा, कैंसिल करिए। देखिए कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, ये देखिए ये 246 है, ये 298 है, यानी ये बड़ा है, ठीक है। आपसे क्या पूछा है, परसेंटेज पूछा है, अप्रोक्सीमेटली बड़ा है ये, तो ये 100 से तो ऊपर ही होगा, 100% से ज़्यादा ही होगा, ठीक है। और ये कितना 18%, 2152, तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, ठीक, क्योंकि वो 100 से उससे बड़ा ही है, ज़्यादा है, तो इसलिए आंसर 100 प्लस होगा समथिंग, और 100 प्लस ऑप्शन में नहीं दे रखे हैं, तो नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो इसलिए आपको हमेशा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग को खुला रखें, तब भी क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ इज़ द एवरेज ऑफ नंबर ऑफ ओपन अकाउंट इज़ मैक्सिमम, यानी कौन से महीने में जो ओपन अकाउंट का एवरेज है वो सबसे ज़्यादा है। सबसे पहले टोटल निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे सबके लिए इक्वल ही है, 1 2 3 4। अगर एवरेज हमें निकालना होगा तो सबका टोटल करके सबको 4 से डिवाइड करना होगा। तो अगर हम सबका टोटल ही निकाल लें तो वही आंसर एवरेज के लिए भी मान्य होगा। तो टोटल देखते हैं, टोटल क्या है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 261, ये कितना हो जाएगा 10 0 18, और ये कितना हो जाएगा 600, अच्छा 9, ये 200 हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे बड़ा कितना है, यही है 200 ही है, ठीक है। सितंबर इसका सही आंसर हो गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा है, द नंबर ऑफ अकाउंट ओपन इन अगस्त इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द नंबर ऑफ अकाउंट इन ओपन इन जून, यानी अगस्त में जो अकाउंट ओपन हुए थे, ये यहाँ पे हमने टोटल निकाल लिया था, अगस्त में हुए थे 180 और जून में हुए थे 133, ठीक है। तो अगस्त में हुए थे 180 और जून में हुए थे 133। तो अगस्त में हमेशा मतलब कि जाहिर सी बात है कि ज़्यादा ही अकाउंट ओपन हुए हैं, तो डिफरेंस करेंगे 47 आएगा, 47 अपॉन 133 इंटू 100। आपसे परसेंटेज पूछी है ना अप्रॉक्स में, कितना हो जाएगा, ये 35.3% आपका हो जाएगा सही आंसर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ अकाउंट्स ओपन इन 4 शेयर ब्रोक, अच्छा ये तो पूरा फर्स्ट लाइन है। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ अकाउंट ओपन इन एंजल टू द ओपन इन ज़ीरोधा फ्रॉम मे टू सेप्ट, यानी मई से लेके सितंबर तक, ठीक है। एंजल में कितने अकाउंट खुले हैं, एंजल में 25, 28, 35, 65, 55, ठीक है। तो कितने हो गए, ठीक है। अब ज़ीरोधा, ज़ीरोधा में कितने खोले हैं, 30, 45, 50, 35 और 40, ऐड करिए इसको, 200 हो गए। यही आपका रेशियो पूछा है, 208 रेशियो 200, ठीक है। इसको अब हम अगर कट करेंगे तो कितना आएगा, 26 रेशियो 25, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इन विच शेयर ब्रोकर इज द एवरेज नंबर ऑफ अकाउंट ओपन इज मैक्सिमम, यानी कौन से शेयर ब्रोकर का जो एवरेज है वो मैक्सिमम है। आप टोटल निकाल लीजिए, आपको एवरेज पता लग जाएगा। एंजल का आप टोटल अभी हमने निकाला था, कितना था, 208 था, ठीक है। शेर खान का देखते हैं टोटल कितना है, ये 30, 40, 70, 70, 100,
और 100, 102, फिर 140 और 7, 147। ठीक है, ज़ीरोधा का भी निकाला था, कितना था, 200 था। रेड बुल का निकालते हैं, ये कितना हो जाएगा, 100, 50, 150, 150 और ये 202, 202, 235, 232, 232। तो आपसे पूछा क्या है, एवरेज पूछा है ना, तो आई थिंक हाँ एवरेज पूछा है, लेकिन जो नंबर ऑफ मंथ है वो तो सबके लिए बराबर है, तो इसलिए अगर हम टोटल भी निकाल लें तो एवरेज के लिए भी वही सही आंसर होगा। तो टोटल में सबसे ज़्यादा किसका है, ट्रेड बुल का सही आंसर, और यही आपका सही आंसर हो जाएगा एवरेज के लिए भी। चलिए, और यह 100वां और आखिरी क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या पूछा है, द एवरेज नंबर ऑफ अकाउंट ओपन इन ट्रेड बुल इज अप्रॉक्स व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द एवरेज नंबर ऑफ अकाउंट ओपन इन शेर खान। ट्रेड बुल में अभी हमने निकाला कितना, 232 खुला था, और शेर खान में कितना खुला था, 147 खुला था। ठीक है, अब इसने पूछा है कि कितना ज़्यादा या कम। ठीक है, तो डिफरेंस कितना है, ये 85 का डिफरेंस है, तो 85/147 शेर खां से पूछा ना, शेर खां से, तो इसलिए नीचे हम शेर खां वाले का ही रखेंगे, परसेंटेज निकालेंगे। ये आपका कितना परसेंट आ जाएगा, आएगा ऑप्शन ए 57.8%। तो ये था आपका प्रीवियस ईयर 2021 का पूरा सेट, और इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, वहाँ से आप इसकी PDF आपको मिल जाएगी, आप वहाँ पे भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आपको आगे भी ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी। थैंक यू।